वी आर इन द एंड गेम नाउ। स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 उसी टोन पे खत्म हुआ है जैसा इन्फिनिटी वॉर खत्म हुआ था। हालांकि इन्फिनिटी वॉर का एंड तुमको कोई उम्मीद नहीं देता, लेकिन स्ट्रेंजर थिंग्स का सीजन 4 ग्रेटर थिंग्स के दरवाजे खोलता है। यू नो व्हाट आई मीन। तो गुरु अगर इस सीजन को अगर 2-3 पैराग्राफ में खत्म करके समराइज करूं तो ये सीजन 4 मार्च 1986 में टेक प्लेस करता है बैटल ऑफ स्टारकोर्ट से ठीक 6 महीने बाद, जो अपने पिछले सीजन की कहानी को अपने आप में ही कंक्लूड कर देता है। लेकिन विशेष रूप से इस सीजन की कहानी में कई कहानियां चलती रहती हैं, वो भी कई सारे लोकेशंस में, इंक्लूडिंग हॉकिंस, कैलिफोर्निया, नेवाडा, अलास्का और रशिया। अपना लूजर्स का ग्रुप सबसे पहली बार अलग होने के बाद सारे कैरेक्टर्स हाई स्कूल और भाई खुद की कॉम्प्लेक्सिटीज से तो जूझ ही रहे हैं, जिसके कारण उनका बचपन यूफोरिया जैसा तो नहीं बीता। लेकिन इस मुश्किल समय में कुछ नई सुपरनैचुरल ताकतें भी सरफेस करने लगी हैं, जिसमें हॉरर भी है, मिस्ट्री भी है, जो कि अगर इन लौंडे लपाड़ियों ने इसे सॉल्व कर लिया तो वो इस अपसाइड डाउन के खौफ को हमेशा के लिए एंड कर सकेंगे। अब खैर ये तो बहुत ही छोटे मैंने बताया है, आगे को और भी ज्यादा स्पॉयलर्स होने वाले हैं और कहानी में बहुत कुछ सारी चीजें होती हैं। तो गुरु स्ट्रेंजर थिंग्स सीजन 4 कंप्लीटली खत्म होने के बाद ये बात तो मैं कह ही सकता हूं कि डफर ब्रदर्स डफर नहीं है। उन्होंने जितने भी कैरेक्टर्स को इस सीजन में इंट्रोड्यूस किया है साले के सब लाइकेबल है, मतलब कि तुम सबको समझ पाते हो। कोई भी मतलब कि 100% हरामी नहीं है, जो कि लेंथ मिलने का यही तो एक फायदा होता है कि भाई सबको ग्रो करने का मौका मिला है। जैसे कि डॉक्टर ब्रेनर, एडी मंसन, जेसन, किसी की नीयत गलत नहीं है सिवाय इस हरामखोर को छोड़कर। इसको जब पढ़ी है ना मेरे कलेजे को पर्सनली सुकून मिला है। अब अगर अपन कहानी की मिस्ट्री की बात करें, जो कि स्ट्रेंजर थिंग्स का सबसे बड़ा सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, कहानी नए विलन्स को इंट्रोड्यूस करने में बिल्कुल भी नहीं शर्माती है। तुम्हारा वेक्ना/हेनरी/1 बहुत ही क्रीपी है, लेकिन ये सुप्रीमेसी का चौदा बहुत ही स्लो है, मतलब कि टर्टल जैसा, मतलब कि काम तो बहुत धीरे करता है लेकिन काम करता है। आई एम ग्लैड कि हमें फाइनली इसकी और 11 की बैक स्टोरी के बारे में पता चला, वो भी डिटेल में, कि जब ये रसीले होठ हुआ करता था तभी से ये हरामी था। बचपन में ही इन्होंने अपने लक्षण दिखाना शुरू कर दिए थे, जिसकी वजह से हॉस्पिटल/प्रिजन/फैसिलिटी इसकी शुरुआत हुई, जिसमें सबसे पहले बच्चे यही थे। और 11 के पोटेंशियल के देखते हुए ये उसे अपने साथ मिलाना चाहता था दुनिया पे अपनी तरीके से कब्जा करने के लिए, मगर 11 ने बोल दिया कि हम नहीं जाएंगे। तो 1 इसके साथ जबरदस्ती करने लगा तो 11 भी मस्ती करने लगी। इसको एक ऐसे डायमेंशन में जाके फेंक दिया जहां पे सिर्फ प्रेडेटर्स ही जिंदा रह सकते थे, और साल दर साल अपनी पावर्स को हार्नेस करने के बाद उसे बस 4 डेथ्स या टोल बोल लो चाहिए थे दोनों दुनियाओं के बीच का एक बहुत ही बड़ा गेट खोलने के लिए। तो गुरु मिस्ट्री प्लस विजुअल तो बहुत तगड़े हैं, इनकी छाप आप पे दिल पे एकदम रगड़ जाती है, क्योंकि काफी लंबी होने के नाते आपको भाई हाथी को हर जगह से आप देख पाते हो। न्यूज अलग ही भाई गाना गा रहा है, मिलिट्री किसी और ही को मारना चाह रही है, रशियंस अपना ही लंच डिनर ब्रेकफास्ट खेल रहे हैं, तो काफी कुछ समझ में आता है। और अब गुरु अगर कैरेक्टर्स की बात करें तो भाई मैक्स का जिंदा रहना मौत से भी बदतर लग रहा है। आई मीन यार प्रोबेबली वो कभी अब देख नहीं पाएगी, सारे लिम्स भी ऑलमोस्ट टूट चुके हैं, लेकिन भाई इसके बाद जो भाई एडी मंसन की अपन को डेथ देखने को मिली है यार, इतनी ज्यादा तकलीफ मेरे को जल्दी फील नहीं होती। और उसके बाद भाई जो डस्टिन ने अपने आंसुओं से लड़ा है, सिंपली हमें कैरेक्टर्स के बारे में एक नया पॉइंट ऑफ व्यू देता है कि बिना एक प्रॉपर फ्यूनरल को भी एक मिसअंडरस्टूड कैरेक्टर को हम कैसे लोगों के दिलों में हमेशा के लिए अमर रख सकते हैं। इसके अलावा अपने कैरेक्टर्स प्यार पे भी काफी ज्यादा एम्फेसिस देते हैं। नैन्सी, स्टीवन और जोनाथन का लव ट्रायंगल, फिर 11 और माइक का ठंडा गरम रिलेशनशिप, मैक्स और लूकस का पैचअप वाला रिलेशनशिप। आई मीन यार प्यार बहुत इंपॉर्टेंट है इस सीजन में। बस अपने एक कटोरा कट वाले विल को छोड़कर जान रहा हूं वो किस परेशानी से जूझ रहा है, लेकिन यार बंदे को सच में बहुत ही ज्यादा तकलीफ महसूस हो रही है। प्रोबेबली अभी असल जिंदगी को नहीं समझा हुआ है, उससे यूज्ड टू नहीं हुआ है, क्योंकि ये जिंदगी का ट्रांजिशन ऐसा ही होता है कि जहां आप अपने फैमिली के फाइनेंशियल स्टेटस को भी समझ पाते हो और ये भी जान पाते हो कि आप बड़े होकर पावर रेंजर नहीं बन सकते। अब फिर भी अगर मैं इस सीजन की कमी की बात करूं तो वॉल्यूम 2 मेरे को फील होने लगा था कि भाई ये लंबा है, क्योंकि तुमको फील हो जाता है जब तुम एपिसोड छोड़कर भाई अपने फोन को चेकआउट करने लगते हो। लेकिन फिर भी ये कोई बहुत ही बड़ी कमी मैं नहीं कहूंगा, क्योंकि सबके लिए जरूरी भी था। लेकिन जो स्ट्रेंजर थिंग्स के टिपिकल क्लीशेस और ट्रोप्स है कि भाई वो काफी डिस्ट्रैक्टिंग फील होते हैं, मतलब कि पुलिस मर्डर सीन्स को तो और भी ज्यादा इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं कर रही है, उन्हें गेट्स कैसे नहीं दिखे, साला एक तो रोड के बीच में था, फिर ये रशिया में ट्रेन्ड सोल्जर्स को हराकर एंट्री और एग्जिट मान लेना, और ऊपर वाले की कृपा से भाई ये लॉजिक लगा देना कि भाई यहाँ जो ये पार्टिकल्स है यही हॉकिंस में ये वो कांडी करवा रहे हैं, और ये साला एंडिंग इतनी धीरे क्यों चलती है, ये जो चमन चूतिया कुल्हाड़ी लेकर यहाँ पे क्यों आया था, क्या कर रहा है भाई तू। लेकिन फिर भी ये कमियां ही तो इसकी खासियत है, बच्चे ही बकचोदी करेंगे ना, लोग मरने वाले हैं लेकिन चलो पिज्जा खाते हैं, और ये सारी चीजें मुझको बहुत ही मजा देती हैं। ओवरऑल एंडिंग बहुत ही सॉलिड नोट पे खत्म हुई है, लेकिन परफेक्ट नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी सब असेंबल हो चुके हैं, तो वो फेस अपन को देखने को नहीं मिलेगा। लेकिन अब ये स्केल को देखकर मैं बोल ही सकता हूँ कि इसका एंड गेम बहुत ही बड़ा और बवाल होने वाला है। वेक्ना अपनी सेना लेकर आएगा, फिर भाई इधर भी सब एक साथ होंगे, और फिर फाइनल पे ऑफ निकलेगा। पूरा सीजन इस बार भी नॉस्टैल्जिया बनाए रखने में कामयाब रहा है, कई सारे स्वीट और फनी मोमेंट्स है, और ओवरऑल मजा देती है, तुम्हारा टाइम बर्बाद नहीं करती। और इतना कर दिया इन्होंने, हमको सुकून है भाई, कलेजे को मेरे ठंडक मिल
गई? क्या तुम्हारे कलेजे को ठंडक मिली? क्या तुमको मजा आई? कमेंट्स में अपनी ओपिनियंस मुझे जरूर बताना। और इन्हीं सारी बातों के साथ साथ भूलना मत, थॉर लव एंड थंडर भी आ रही है जिसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई है, इसे चेकआउट करना मत भूलना और अपनी ओपिनियन जरूर बताना। और देखते रहिए पीजे एक्सप्लेन।